अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। हर तरफ तबाही ही तबाही, बेतहाशा नुकसान। जो बच गए वो बेहाल, बेयारो मददगार, ना रहने को उनके पास छत चार दीवारी, ना उनके पास कोई माल मवेशी, ना रोज़गार। मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीली के जो असरात हैं वो इस वक्त शदीद तरीन हैं। और पाकिस्तान में आप गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या फिर ये जो अभी पंजाब में तबाही मची हुई है, इसको देख लें। हर तरफ आपको नज़र आएगा कि इसको कितनी अटेंशन देने की ज़रूरत है। और इस वक्त हकीकत है सबसे बड़ी, उसके ऊपर हर तरह की तवज्जो मरकूज़ होनी चाहिए। अब तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये सैलाबी सूरत हाल के नतीजे में कल से 12 हलाकतों की तस्दीक की गई है। और आपको पता है डेवलपिंग सूरत हाल है, अभी तो कल ये शुरू हुई है और ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं, इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगले हफ्तों में ये पंजाब में तीनों दरियाओं में गुजरती हुई नीचे सिंध की तरफ आएगा। तो अल्लाह रहम करे, आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है ये एक बड़ा सवाल है। एफर्ट्स जो हो रही हैं, बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने के ऊपर न सिर्फ रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन इस वक्त जारी है, जिन इलाकों को हिट कर चुका है सैलाब, वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है उनको इमदादी कैंप से मुंतकिल कर उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कम से कम जानी नुकसान हो, लेकिन बड़े पैमाने पर हिफाजती नकल मकानी भी करवाई जा रही है उन इलाकों में जहां पर अब आने वाले दिनों में सैलाब हिट करेगा या फिर इम्कान जाहिर हुआ है इम्कान हिट करने का सैलाब के। अच्छा जी, इस मुतल्लिक हिफाजती इक़दामात से मुतल्लिक भी मुतज़ाद इत्तलात हमें मौसूल हो रही हैं। कुछ ख़बरें ऐसी हैं कि नकल मकानी हो रही है, लोगों को बड़ी सेफली मुंतकिल किया जा रहा है, सहूलियात भी ये हैं, दावे ऐसे हो रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं ये ख़बरें ऐसी हैं कि लोगों को मुंतकिल भी किया जा रहा है, लेकिन सहूलियात जो होनी चाहिए लोगों के पास, जिनके लिए इमदादी कैंप्स बनाए गए हैं, वहाँ पर वो सहूलियात नहीं है, खाना पीना नहीं है, सही तरह से उनको मुंतकिल भी नहीं किया जा रहा है। और अमल दरामद जो नकल मकानी और रिलीफ के लिए करवाना है वो भी सही तरह से नहीं है। तो बहुत सारे सवालात हैं जिनको हमने मिल के एड्रेस करना है और देखना है कि क्या हो रहा है मशीनरी की तरफ से ज़मीन के ऊपर एक्चुअली। अच्छा जी, अब पानी की सूरत हाल पंजाब में हिट करता हुआ नीचे की तरफ बढ़ा है, क्या इंतज़ामात हैं, क्या कैपेसिटी है मुख्तलिफ रिजर्वॉयर्स में, मुख्तलिफ नहरों की, जगह जगह जो बंद हैं उनकी। और फिर ये जो दावे हो रहे हैं कि हम जितना डैमेज पॉसिबल हो उसको रिड्यूस कर रहे हैं, उसको मिटिगेट कर रहे हैं, इन दावों के मुताबिक डिलीवर भी किया जा रहा है या नहीं, इसके ऊपर ज़रा हम सबसे पहले जानते हैं। हमें सूरत हाल के ऊपर हमारे नुमाइंदगान अपडेट करेंगे। चिन्योट से सबसे पहले ज़रा सूरत हाल जानते हैं, क्योंकि इससे मुताबिक रिपोर्ट हो रहा है कि आने वाले चंद घंटों में एक ऊंचे दर्जे का सैलाब चिन्योट को हिट करने वाला है। वहाँ पर हमारे नुमाइंदे अरफा फिरोज़ ज़की मौजूद हैं और क्या माहौल है उनसे जानते हैं। अरफा, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं और इस वक्त क्या हिफाजती इक़दामात लिए गए हैं चिन्योट वालों के लिए? मैं इस टाइम में जो हूँ वो चिन्योट में मौजूद हूँ और जो मेरे पीछे आप दरिया देख सकते हैं ये दरियाए चिनाब है, जहाँ तुग़यानी जो है वो पानी की हमें वक्त के साथ साथ बढ़ती दिखाई दे रही है। और ऐसा लग रहा है कि कुछ देर बाद जो दरियाए चिनाब है उसमें जो सैलाब पीछे से आ रहा है वो हिट कर देगा। चिनाब जो दरियाए चिनाब है वो चिन्योट से होता हुआ जो है झंग जाएगा और फिर झंग के बाद जो है वो सक्कर की साइड पर जो है वो जाएगा। तो फ़िलहाल हमें ऐसा लग रहा है कि जो पीछे तुग़यानी लग रही है कि जो सैलाब है उसने दरियाए चिनाब जो चिन्योट है वहाँ उसने कुछ देर बाद जो वो हिट करना है। और फ़िलहाल 4.5 और 5 लाख क्यूसिक के आसपास जो पानी की सतह है वो यहाँ मौजूद है। और ऐसा मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से कि ये सतह जो है अगर सैलाब हिट यहाँ करेगा तो 10 लाख तक जो पहुँच सकती है। ये जो जगह है यहाँ शहरी इलाका तो ये नहीं है, लेकिन दही इलाके यहाँ काफ़ी हैं। पठानकोट और मुख्तलिफ जो ये गाँव हैं इसके आस पास जो है वो कायम है। वहाँ पानी जो है इस दरियाए चिनाब से होकर निकल कर फसलों में चला गया है और हमें वहाँ काफ़ी जो तुग़यानी नज़र आ रही है। कुछ तो लोग अपनी मदद आपके तहत अपने आप को इवैक्यूएट कर रहे हैं, महफूज जगह पर लेकर जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें रेस्क्यू 1122 और पंजाब पुलिस के भी एहलकार हमें नज़र आए हैं जो लोगों की जो है वो इमदाद कर रहे हैं और उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। बोट्स भी उनके पास मौजूद हैं। हमारे पास जो उधर हमने देखा कि इमदादी कैंप भी जो है वो वहाँ लगाए गए थे। तो फ़िलहाल चिन्योट में जो पानी की सतह है उसमें मज़ीद जो है वो इजाफा हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि कुछ देर बाद जो सैलाब है वो चिन्योट को हिट करेगा। जी, अरफा फिरोज़ की सूरत हाल से मुतल्लिक अपडेट कर रहे थे। कुछ देर पहले की ये अपडेट है जहां हम ये दुआ कर रहे हैं कि सब हिफ्ज़ व अमान में हों, सब हिफाजत से मुंतकिल हो गए हों। वहाँ हम उम्मीद ये रखते हैं
कि जिन लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है उनके लिए सहूलियात भी हों। करतारपुर से हमने कल आपको रिपोर्ट किया था जहां पर कमर से ऊपर पानी जा रहा था। अब जाहिरी बात है करतारपुर बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, इंडिया में भी इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, वहाँ से बहता हुआ जो पानी है वो सारा का सारा खड़ा भी हो रहा है और फिर तेज़ बहाव आ भी रहा है पाकिस्तान की तरफ। तो करतारपुर में अभी भी पानी मौजूद है, लेकिन शहरी ये शिकवा कर रहे हैं वहाँ पर कि जिनको मुंतकिल किया जा रहा है उन मुंतकिली कैंप्स में, हिफाजती कैंप्स में कोई सहूलियात ही नहीं है। मंजूर हुसैन हमें ज़रा रिपोर्ट कर रहे हैं, देखें। जिस वक्त मैं दरबार बाबा गुरु नानक के बाहर करतारपुर राहदारी पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आज तीसरे रोज़ भी 2 से 3 फुट पानी बह रहा है, जबकि दरबार इहाते के बिल्कुल सामने इस वक्त भी 4 फुट जो गहरा पानी का रेला है वो गुजर रहा है। इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन मलक मोहम्मद यूनुस दिखा सकें तो ये जो राहदारी का के आधे हिस्से की सड़क है, वहाँ से पानी जो है वो डिवाइडर के ऊपर से आबशार की सूरत में दोदे से चकमानक की तरफ बह रहा है। जब हमारे यहाँ पर दोदे, कोठे और चकमानक के शहरियों से बात हुई तो उनका कहना है कि यहाँ पर उनको रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं आया, वो घरों में बेयारो मददगार पड़े हैं। बेबस लोग होए पे ने, कोई चीज नहीं पले रही ना खान व 4 दिन तो लोग भुखे ने अंदर बहुत परेशान है गए हैं। साड़ी दुकान रोड की साढ़े मकान डिग पे थले ठीक है पानी दे विच सब डुबे हुए ने, कोई बच्चा छोटा सब डंगर सब रोड गए थे। कोई साडी मदद वास्ते नहीं आया। डंगर साडे रोडां ते जलील होण दे ने, बच्चे जलील होण दे ने। असीं पिंडों सौदा लैण वास्ते आए आ बस्तान ते सारे राह पानी जेड़ा ना वो लंघ के आए आ, किते डोबू आ, किते तारू आ, पुलियां सारियां टुटी दियां ने। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि वो फिलफौर उन्हें रिलीफ फराहम करे। शहरियों ने वज़ीर आला पर मरियम नवाज से शिकवा किया कि वो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नारोवाल आए लेकिन उनसे मिले बगैर चले गए। कैमरामैन मलिक मोहम्मद यूनुस के साथ रिपोर्ट कार्ड के लिए इंजीनियर मंजूर हुसैन, जियो न्यूज़, करतारपुर। बहुत अहम सवालात और लोगों के मसाइल जो कि उठाए गए हैं इस रिपोर्ट के अंदर। बहुत शुक्रिया मंजूर हुसैन। सियालकोट भी एक ऐसा शहर था जो कल बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। हमने देखा ना सिर्फ जो दरिया में तुग़यानी थी, जो ओवरफ्लो हुआ, बल्कि जो ऊपर से बादल बरस रहे थे, यानी बारिश शदीद हो रही थी सियालकोट में, उसने सूरत हाल को बड़ा ख़राब कर दिया। गली महल्ले हर जगह पानी पानी था। अच्छा, सूरत हाल सियालकोट की थोड़ी मुख्तलिफ इसलिए भी थी कि बाकी जगह तो हम देख रहे हैं दरिया ओवरफ्लो हुए हैं, यहाँ पर जो 3 बड़े नाले हैं वो ओवरफ्लो हुए, उन्होंने बैक मारा, तो यहाँ पर सूरत हाल बड़ी ख़राब हुई है। आज वहाँ पर क्या हालात हैं, क्या पानी थोड़ा उतरा है या नहीं, हमारे नुमाइंदे उमर इजाज़ हमें रिपोर्ट करें। उमर, शहर के पोश इलाकों में अभी भी जो सैलाबी पानी है वो मौजूद है। मैं इस वक्त शहर के एक पोश इलाके रंगपुरा में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी मामूल पर तो आ रही है, लेकिन पानी अभी भी यहाँ पर मौजूद है। मसाइल लोगों के हैं। यहाँ पर रेस्क्यू डेवलपमेंट डब्ल्यू की जानिब से कश्ती चलाई जा रही है, बाकायदा तौर पर लोगों को राशन तकसीम किया जा रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से पानी उनको मुहैया किया जा रहा है और खाना मुहैया किया जा रहा है, चूँकि ये लोग जो हैं ये अपने अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। यहाँ पर उनकी जो दूसरे इलाकों तक रसाई है वो मुमकिन नहीं है। इस वजह से इंतज़ामिया ने अपने ऑपरेशन को तेज़ी से जो है बढ़ाया है। पानी की सतह में थोड़ी सी कमी आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वासा का जो अमला यहाँ पर मौजूद है, सिविल डिफेंस का अमला मौजूद है, रेस्क्यू डेवलपमेंट डबल और दीगर जो इदारे हैं तमाम मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है। भाईजान, पानी है, सैलाब है, आप बताइए किन मुश्किलात का सामना? 3 दिन हो गए हैं, दुकान बंद है हमारी। ये रोड पे पानी बहुत खड़ा हुआ है। छोटी बच्ची भी है यहाँ पर मौजूद। वैसे तो मेरा भाई रहता है, वो चढ़ा कहता हम सारे तक घर में पानी चले गए और कहता बहुत मुश्किल है। अच्छा, आप बताइएगा भाई। सर बहुत मुश्किल है, आज 3 दिन हो गए हैं, घर में ना खाना है ना पीना है, लाइट भी नहीं है, बहुत परेशानी है। तो यहाँ पर आपने ये शहरियों की ज़ुबानी सुना है, मुख्तलिफ इनकी अपने अपने जो है वो मुतालबात हैं ज़िले इंतज़ामिया से, हुकूमत से। उनका ये कहना है कि चूँकि ये जो इलाका है ये तकरीबन 1.5 लाख की आबादी है इस इलाके की, तो उनका यही मुतालबा है कि जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उनको मज़ीद तेज़ किया जाए, उनमें इमदादी कार्रवाइयाँ बढ़ाई जाए मज़ीद। इसके साथ साथ जो इलाका नेकापुर है वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। किश्ना वाली, जोधे वाली, दीगर जो इलाके हैं तमाम इलाकों में यही सूरत हाल है।
बहुत शुक्रिया उमर इजाज़। इमदादी कार्रवाइयाँ तो तेज़ करें, लेकिन मसला अब ये है कि नहरें और नाले जो कि सियालकोट शहर में हैं वो बिफर गए, वो भरे हुए हैं। उन्होंने बैक मारा तो पानी सारा का सारा वहाँ से पानी का अखराज ऑब्वियसली आहिस्ता होगा। दरिया सारे के सारे उधर भरे हुए हैं, वहाँ पे सैलाब आया हुआ है, वहाँ पर कैसे पानी डाले, पानी जाए तो जाए कहाँ, ये सबसे बड़ा मसला है। इसके लिए बड़ी ज़रूरी है कि पेशगी इक़दाम किए जाएँ, यानी जब पता है कि सैलाब आने वाला है तो उससे पहले इंतज़ाम किए जाएँ, क्योंकि एक दफ़ा सैलाब आ गया तो उसके बाद तो टाइम लगता है पानी उतरने के लिए। सिंध में अब आना है सैलाब आने वाले हफ्ते के अंदर, वहाँ पर क्या इंतज़ाम हुए हैं इसका भी ज़रा जायज़ा लेते हैं। सखर से हमारे नुमाइंदे हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ वफाकी वज़ीर आबपाशी, सूबाई वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो साहब भी मौजूद हैं। क्या बात हुई है, मुलाहिज़ा कीजिए। जी बिल्कुल, सखर बैराज पे इस वक्त निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है, जबकि आइंदा चंद रोज में सखर बैराज से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान है। हुकूमत सिंध की जानिब से दरियाए सिंध कच्चे के अंदर लोगों को महफूज मुकामात पे मुंतकिल करने के हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं, जानते हैं वजीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो से। ये बताएगा, अब तक लोगों की नकल मकानी का सिलसिला शुरू नहीं हो सका है, क्या वजह है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे फोकल पर्सन जो सीनियर वज़रा नॉमिनेट हुए हैं चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, और वो अलर्ट कर रहे हैं लोग कि ये जो फिगर है जो हम पंजत पे पहुंचता है, और वो पानी ये डिटरमिन करेगा, तयन करेगा कि गुड्डू के ऊपर कितना पानी आएगा। तो मुख्तलिफ क्यूसिक्स जो लाख, कोई 7 लाख क्यूसिक के ऊपर किसी गांव को हिट करता है, कोई 6 लाख पे करता है को, उस वक्त ये लोग फैसला कर सकेंगे कि कितने क्यूसिक से ऊपर उनके अपने गांव खाली करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हम हाई फ्लड की तैयारी कर रहे हैं और लोगों को अलर्ट भी कर रहे हैं कि फ्लड आ रहा है और आप अपनी तैयारी करें। 5 मिनट के बाद हमारे पास 2 दिन का टाइम होगा और लोगों को बताएंगे भाई इतने लाख क्यूसिक पानी हिट कर रहा है। अच्छा, कोई फैसला किया गया है कि कितने लाख क्यूसिक पे लोगों को जो है नकल मकानी का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा? 7 लाख क्यूसिक, 8 लाख क्यूसिक? मैं यही कह रहा हूँ, हाई फ्लड के ऊपर हम ये करते हैं, और हाई फ्लड हम 7 लाख के ऊपर डिक्लेयर करते हैं जो हाई फ्लड होता है। उसके बाद लोगों को बताएंगे 7 लाख क्यूसिक से पानी हाई फ्लड में आ रहा है और आप अपने महफूज मकामात की तरफ। अच्छा, ये बताएगा, सखर बैराज से पानी गुजरने की कितनी गुंजाइश मौजूद है? क्योंकि जो तब्दील किए गए दरवाजे थे उसमें कुछ नुक्स सामने आए थे, क्या वो दूर कर दिए गए हैं और इस वक्त कितना पानी गुजर सकता है? देखिए, 9,60,000 की कैपेसिटी है सखर बैराज की। जो 16 गेट हमने रिप्लेस किए हैं, 100 साल की तारीख में पहली दफा हुआ है 16 गेट्स खाली रिप्लेस नहीं किए गए, उसका स्ट्रक्चर एक्सपोज हुआ है। ये स्ट्रक्चर 1932 के बाद पहली दफा एक्सपोज हुआ है यहाँ पे, और एक्सपोज करने के बाद चाइनीज और इंटरनेशनल कंसल्टेंट ने वो स्ट्रक्चर देखा, मायना किया और कहा कि 16 गेट का जो स्ट्रक्चर एक्सपोज हुआ है इसमें कोई भी मसला नहीं है। 20 गेट नेक्स्ट ईयर हम रिप्लेस करेंगे और उसका स्ट्रक्चर भी एक्सपोज किया जाएगा। अभी तक जो स्ट्रक्चर हमने एक्सपोज किया है उस पे अल्लाह की करम से सखर बैराज के स्ट्रक्चर को कोई 100 साल में नुकसान नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया यासिर फारूकी हमें अपडेट करने के लिए। और अब आगे जाकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवालात ये हैं, रेस्क्यू एंड रिलीफ तो हो गया, लेकिन तैयारी क्या है, पेशगी इकदाम क्या किए गए हैं, हमारी प्लानिंग क्या है इस सारे सूरत हाल से मुतल्लिक? क्या हमारी जो वुज़रा हैं, हुकूमत है, अशराफिया है, उनको इदराक भी है इस क्लाइमेट चेंज और इससे मुतल्लिक जो वो गुफ्तगू करते हैं इसका? ये सब कुछ ज़रा एड्रेस करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। पंजाब में जो सैलाबी सूरत हाल है उसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं और बहुत से वुज़रा के बयानात, दावे इससे मुतल्लिक आ रहे हैं। हर कोई ये जो सिचुएशन है इसका अपना अपना हल तजवीज़ कर रहा है। गवर्नर पंजाब साहब ने भी इसके अंदर अपना हल तजवीज़ किया है और वो ये कहते हैं कि हमारी नालायकी है कि हम डैम्स नहीं बना सके, अगर हम डैम बना लेते तो सैलाब से बच जाते। वज़ीर आज़म ने भी कहा कि नए ज़खायर की तामीर वक्त की बड़ी ज़रूरत है। अब यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है, एक तरफ तो ये बड़ी हकीकत है कि अब जो नापैद होता पानी, खासकर साफ़ पानी है, इसको स्टोर करने की बड़ी ज़रूरत है, इसको ज़ख़ीरा करना अब नागुज़ीर हो गया है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि डैम्स, नहरें, रेज़र्वॉयर्स आप बना लें, लेकिन
इनकी न सिर्फ कैपेसिटी बल्कि ये जो सैलाबी पानी है ये इतने तेज़ बहाव के साथ आता है, फिर इतनी मिकदार में आता है कि क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये कैपेसिटी भी रखता है कि इसको होल्ड कर सके, ये इसका सामना कर पाए, इसको काबू कर सके? ये भी एक अपने आप में सवाल है। फिर ये सवाल इससे जन्म लेता है कि क्या ये जो बयानात दिए जा रहे हैं क्या ये महज वक्ती बयानात हैं कि हम इशू से जो असल इशू है इस वक्त करने का कि क्या इक़दामात होने चाहिए, हम किस तरह से पॉलिसी बनाएं क्लाइमेट चेंज को और इसके असरात को टैकल करने के लिए, उनसे डाइवर्ट करने का, उससे तवज्जो हटाने का तो कहीं हरबा नहीं है। ये सब कुछ ज़रा जानते हैं। इसके लिए सवाल कुछ यूँ कि गवर्नर पंजाब जो डैम से मुतल्लिक बयान दे रहे हैं क्या वो दुरुस्त है या नहीं है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डिबेट के लिए मज़हर अब्बास साहब, शहजाद इकबाल साहब, महल साहब, महमद सरफराज साहिबा, इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद आपसे शुरू करते हैं, ये बताइएगा क्या समझते हैं कि ये जो इस वक्त आफत है हमारे ऊपर, खासकर सैलाबी सूरत हाल, इसका हल डैम्स की सूरत ही है? बहुत शुक्रिया अलीना, मैं गवर्नर साहब के बयान से नहीं, मैं एहसन इकबाल साहब का जो बयान है उस पर जरा तवज्जो पहले दिलवाना चाहूंगा। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो अक्कासी करता है कि पाकिस्तान के आज जो हालात हैं वो क्यों हैं और क्यों हमारा पड़ोसी मुल्क हमसे इतना आगे निकल गया और हम इतना पीछे रह गए। क्यों आज जो है इंडिया दुनिया की बड़ी मईशत है, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और हम $1 बिलियन के लिए IMF के पास जाते हैं। उसकी वजह यह है कि इनकॉम्पिटेंट तो हम हैं ही, लेकिन हमारा कोई विजन ही नहीं है। आज एहसन इकबाल साहब जो ब्रीफिंग थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी थी, चीफ मिनिस्टर भी थी, प्राइम मिनिस्टर भी थे, चीफ मिनिस्टर भी थी, वहां पे वो बैठ के बता रहे कि इंडिया ने रावी पे डैम भी बना लिया बड़ा जबरदस्त, बंद उन्होंने बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर वहां पे बनाया हुआ है, उन्होंने वाटर स्पर्स बनाए हुए हैं और वो पानी हमारी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। और हमें भी ये काम करने की जरूरत है। हमें भी जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो मजबूत स्ट्रक्चर बनाए, हम भी जो है बंद बनाए, और ताकि जब भी कोई सैलाबी रेला आए तो उससे तबाही कम हो और फिर आगे इरिगेशन सिस्टम को हम बेहतर बनाए ताकि वाटर डाइवर्ट वगैरह किया जा सके। यानी आप सोचें 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई, 2001 में इंडिया ने रावी रिवर पे अपना डैम मुकम्मल कर लिया था, रंजीत सागर डैम, और बाद में उन्होंने वहां पे बराज भी बनाया। मतलब उस वक्त इंडिया ने ये काम किया जिस वक्त क्लाइमेट चेंज के हवाले से एटलीस्ट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या सब कॉन्टिनेंट या साउथ एशिया में हम सुनते भी नहीं थे। शायद 1990s में तो चले, वहां पे तो एक बहस होती थी वेस्ट में, हमारे यहाँ तस्करा भी नहीं होता था। उस वक्त इंडिया ये काम कर रहा था। हम क्या कर रहे थे, चाहे हमारी सियासी पार्टियों की क़यादत हो या हमारी फौजी क़यादत हो, उन्होंने इस हवाले से क्या सोचा। आज हम बैठ के जब ये बात करते हैं कि नहीं हमें अपने स्ट्रक्चर को ठीक करना है, तो सब बैठ के मीटिंग में गौर से सुन रहे होते, वाह क्या बात की है। मतलब इज इट अ रॉकेट साइंस कि एक आफत आपके सर पे आने को थी, आती रही है, 2010 में फ्लड आए, 2012 में फ्लड आए, 2022 में फ्लड आए, व्हाट हैव वी डन, क्या किया है हमने। क्या हमारा काम सिर्फ ये है कि एक दफा सैलाब आ जाए तो रेस्क्यू 1122 इंतजामिया सियासतदान फिर हलचल मचाएंगे, उस वक्त आपका एनडी में पीडीएम में एक्टिव होगा ताकि हम फायर फाइटिंग करें, लोगों की जानों को बचाएं, माल मवेशी को बचाएं, उनको इवैक्यूएट करवाएं। क्या यही हमने करना है? अगर ये करना है तो आप ये सुन लीजिए कि हर सैलाब में आपके इंसान भी जो है वो जहां बाग होंगे, माल मवेशी भी नुकसानात होंगे, जमीन का नुकसान होगा, घरों का होगा, ये हर उसमें होगा, क्योंकि आप फायर फाइटिंग कर रहे हैं। एक आफत आने के बाद आप उसको टैकल कर रहे हैं। वेयर इज द प्लानिंग? हमने क्या प्लान किया, जरा बताइए ना, प्लानिंग क्या हुई हमारी। और ये सिर्फ रूल लीग की हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूं, जितनी भी मैंने कहा सियासी पार्टियों की हुकूमत आई है या डिक्टेटर्स की आई है, हमने क्या विजन दिखा के इसको प्लान किया है। फिर हम बात करते हैं कि इंडिया पता नहीं क्या है और हम पता नहीं क्या है। तो ये मेरे ख्याल से हमारा एक कलेक्टिव फेलियर है। और अभी भी आप देख लीजिए, आज खबर है, इनफैक्ट कल ये बात की है औरंगजेब साहब जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कि $11 बिलियन पाकिस्तान को प्लेज किए गए थे 2022 के सैलाब में। फाइनेंस मिनिस्टर मुल्क का ये कहता है कि हमने क्रेडिबल मंसूबे दिए ही नहीं कि $11 बिलियन का हम एडवांटेज उठा सकते थे। यानी वो पैसे पाकिस्तान को $11 बिलियन मिले ही नहीं है, बिकॉज हम बता नहीं सके कि पाकिस्तान, जिसको हम दुनिया में ढिंडोरा पीटते हैं कि क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है और हमें दुनिया से पैसे चाहिए, हम कोई प्रोजेक्ट, कोई क्रेडिबल मंसूबा प्रोजेक्ट नहीं कर सके कि वो पैसे पाकिस्तान को मिल सकते हैं। नाउ इमेजिन, तो हमारा अगर ये काम है कि हम फ्लड्स के बाद जो है वो हेलीकॉप्टर में बैठे और चक्कर लगाएं, ऊपर से हाथ हिलाएं, कभी पुल पे खड़े रह के हाथ हिलाएं, कभी कश्तियों में बैठ के लोगों को हाथ हिलाएं, जैसे कि पता नहीं आप कोई आपको वहां वेलकम करने के लिए खड़ा हुआ है,
तो मेरे ख्याल से इन ऑप्टिक्स से तो कुछ नहीं होना है। मेरे प्रोग्राम में उस दिन मुस्तदिक मलिक साहब ने ये कहा कि, और मुर्तजा वहाब साहब ने भी, कि ऑप्टिक्स जो है ना ये इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। हमें अगर क्लाइमेट चेंज पे काबू पाना है तो ऑप्टिक्स से निकल के रियल काम करना पड़ेगा, और हमें फायर फाइटिंग नहीं करनी है, हमें पहले मनसूबाबंदी करनी है कि हमें इसको कैसे टैकल करना है। यही मसला है शहजाद, हम नहीं सुनते कि कोई बयान सब करते हैं, जब प्लेजेस होते हैं। बिल्कुल यही मसला यही है ना शहजाद, कहते सब हैं, बयान सब देते हैं अच्छे अच्छे कि ऑप्टिक्स ही मसला है, लेकिन फिर चलते वो भी पीछे ऑप्टिक्स के ही हैं। आप सिंध में सूरत हाल देख लें, मुर्तज़ा वहाब साहब अगर ये बात करें, या फिर आप वफाक की सूरत हाल देख लें कि किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करें इन फ्लड्स को और उसकी प्लानिंग के सिलसिले में। महमल, आप ही बताइएगा, फ्लड फोरकास्टिंग के लिए अभी पीछे जब 2002 में भी सैलाब आए थे, बड़ी एड मिली थी, इसके ऊपर बड़ी शोर मचा था कि हमें किस तरह से मैकेनिज्म इन प्लेस करने की ज़रूरत है। क्या हमने वो किया? क्या हमने उस पैसे को, उस एड को यूटिलाइज़ किया? ये तो दूर की बात है कि जो प्लेजेस के लिए हमने प्रोजेक्ट्स करने थे पिच। देखिए रीना, सबसे जो अहम मसला है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है ये तो अब कहीं नहीं जा रहा है, ये तो एक ग्रिम रियलिटी है जिसके साथ हमें रहना है, जिंदा रहना है। और ये भी हमें पता है कि पाकिस्तान जो है इट्स वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड इस तरह के नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं वो होंगे दुनिया के अंदर। तो उसके लिए हमने क्या प्लानिंग की? अभी शहजाद जो प्लानिंग की बात कर रहे हैं, बहुत अहम है कि हमने क्या प्लानिंग की, क्या इम्प्लीमेंट किया। हमने क्या किया है लीना, कि हम जो एक एग्रीकल्चर मुल्क थे, वैसे भी हमने एग्रीकल्चर लैंड को हाउसिंग सोसाइटीज़ को देना शुरू कर दिया, क्योंकि ईजी मनी है ना कि आप जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ को दे दें, आप उसको डेवलपमेंट के लिए दे दें। वो उससे एक तो फूड इनसिक्योरिटी का इशू एक अलग जगह पे, यानी कि वो वाली चीज़ हो जाती है कि आपकी फूड सिक्योरिटी किधर की। लेकिन दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आप लोग सारे दिन न्यूज़ के ऊपर जो चलता रहता है, रूडा के ऊपर, फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कराची के अंदर, बाकी भी जो सारे, क्या मसला है? मसला ये है कि आप कहाँ पर बना रहे हैं। आप यानी रिवर बेड्स पे बना देते हैं हाउसिंग सोसाइटीज़, कोई जगह नहीं छोड़ी, नालों पे आपने सारी वो जगह बंद कर दी है। तो ये वाली चीज़ तो होगी ही अनफॉर्चुनेटली। आप पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इन हाउसिंग सोसाइटीज़ की क्रिमिनल चीज़ है कि आप उनको इजाज़त दे रहे हैं। तो ये तो अथॉरिटीज़ के ऊपर आता है कि वो किस तरीके से ये चीज़ें, इसकी रोकथाम क्यों नहीं कर रहे। दूसरा अलीना, जब भी इस तरह का कोई चीज़ होती है, नेचुरल डिज़ास्टर आता है, तब हम लोग जो है डैम्स के ऊपर और इस सब के ऊपर डिबेट शुरू करते हैं। गवर्नर पंजाब साहब ने वैसे ये बात की है, बड़े अच्छा वो वफाक का मुकदमा लड़ रहे हैं, वो वैसे अपनी पॉलिटिकल पार्टी से भी ज़रा बात कर ले, क्योंकि असल में जो डैम्स के ऊपर एक डिबेट है, देखिए एक तो एकेडमिक डिबेट है कि क्या बड़े डैम्स बनने चाहिए, नहीं, क्योंकि सारी बात है यही है कि माहौलियाती आलूदगी और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर उसके हो सकता है छोटे डैम्स बनने चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए। एक तो एकेडमिक डिबेट है इसके ऊपर। दूसरा ये कि पाकिस्तान के पास क्या इतना पानी भी है कि यानी कि जो स्टोर भी हो सकता है, वो सारा कुछ, उसके ऊपर तो एक चीज़ हो सकती है, डिबेट हो सकती है। लेकिन असल दो चीज़ें हैं लीना, जिसकी वजह से जो बड़े डैम्स हैं वो आगे क्यों नहीं बढ़ते, या उनके ऊपर जो है यानी कि इस तरह से। पहली चीज़ जो सबसे अहम चीज़ है लीना, वो है सूबों की आपस में मिसट्रस्ट, यानी कि एक वो सियासी शक है जिसकी वजह से डैम्स के ऊपर डिबेट ही नहीं आगे बढ़ती। और उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि एक अपर राइपेरियन, लोअर राइपेरियन, यानी पंजाब और सिंध का जो आपस में मिसट्रस्ट है वो एक बहुत बड़ा इशू है। और सिंध के जो है बिल्कुल उनके एतराज़ात कुछ जो है वो दुरुस्त भी हैं, यानी कि वो बेशक वेटलैंड से हो कि वो ना तबाह हो जाए, मैंग्रोव ना तबाह हो जाए, सी इरोजन वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। लेकिन असल जो मसला है लीना वो वही है कि आपस में एक दूसरे के ऊपर कितना ये भरोसा कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर टेलीविजन सिस्टम लग जाए तो वो कहते हैं कि सारे जो है ये मसले वैसे ही, क्योंकि वो डेटा के थ्रू रिकॉर्ड हो रहा होगा ना कि कितना पानी कहाँ से आया, कहाँ गया, किस सूबे को गया, क्या सारा कुछ हुआ, तो ये तो मसला सॉल्व कर देगा। लेकिन ये भी सूबे अभी जो है वो लगाने में जो है तैयार नहीं है। इसलिए अगर डैम्स बनने हैं तो पहली चीज़ मैंने कहा सियासी, जब तक आपकी पोलिटिकल कंसेंसस नहीं होगी, आप एड्रेस नहीं करेंगे ये ग्रीवेंसेस। क्योंकि देखिए अलीना, जो मंगला तरबील है हमारी, जो उनकी वो जितनी उनकी कैपेसिटी थी सिल्टिंग की वजह से वो भी कम हो गई है, और वो अब जो 30-35 दिन की स्टोरेज रह गई, चाहिए हमें 50-60 दिन की, यानी कि अगर हमें डबल कैपेसिटी चाहिए तो उसके लिए डैम्स या कोई ना कोई चीज़ पे इसकी सोल्यूशन निकालनी ही पड़ेगी। भाषा में भी अभी बहुत टाइम है, पता नहीं बनता है कि नहीं। फिर दूसरा हमारा मसला है फाइनेंस का। डैम्स बनाने में बहुत पैसा लगता है,
तो फाइनेंस के लिए आपको यानी कि जाहिर बात है फाइनेंशियल एड सारा कुछ लोन वगैरह सब कुछ जो चाहिए होता है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो ओवरऑल डैम्स के ऊपर बिल्कुल एक ये डिबेट होती है कि क्योंकि पाकिस्तान का पानी ज्यादा जाता है एग्रीकल्चर को, तो पानी को रेगुलेट करने के लिए बड़े डैम्स की जरूरत है। लेकिन मैं आपको कहूंगी कि जब तक कि पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगी, सूबों का आपस में मिसट्रस्ट खत्म नहीं होगा, तब तक जो है ये चीजें रिजॉल्व नहीं होंगी। और ये जब हमें नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम ये डिबेट्स नहीं करनी चाहिए, हमें असल में इस पे प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग डिबेट करके और आगे बढ़ना चाहिए और ये हाउसिंग सोसाइटीज को लेना। अच्छा, वैसे इससे मुताल्लिक मेरा ठीक है, अच्छा इससे मुताल्लिक मेरा एक सवाल है जी शहजाद, आप पहले कह दीजिए प्लीज मुख्तसर रखिए। जी मैं कह रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने उठाया है कि हम ये तो देख लेते हैं कि गुज्जर नाले पे आबादी आके बस गई, गरीब लोग आके बस गए, उनको हम इवैक्यूएट वहां से करवा देते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। लेकिन इस पूरे मुल्क में हाउसिंग सोसाइटीज की एक मशरूम ग्रोथ हमने देखी और बिल्कुल ठीक है, नालों पे रिवर्स के साथ साथ मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारा अगर काम करने को चाहे तो हम सोसाइटीज के अप्रूवल भी दे देते हैं, सोसाइटीज बन भी जाती हैं। लेकिन जो काम करने के हैं कि आपने अगर डैम बनाने, आपने कहीं बराजेस बनाने, आपने अपने रिवर बैंक को ठीक करना है, आपने अपने नाले साफ करने हैं, आपने वाटर शेड को साफ करना है या वाटर शेड बनाने, उसके लिए हम काम नहीं कर सकते। यानी कि जहां पे प्राइवेट सेक्टर पैसा बनाए और उसमें ऑब्वियसली जब इस तरह के अप्रूवल मिलते हैं तो कहीं ना कहीं सरकारी लोग भी पैसा बनाते हैं, वहां पे ठग से काम हो जाता है। शहजाद मैं तो हैरान हो गई ये सुन के, मैं तो हैरान हो गई ये सुन के कि पंजाब में हुकूमत ये बयान दे रही है कि अब हम जो है ना ये जो गैर कानूनी सोसाइटीज बनी हुई हैं रिवर बेड के ऊपर, इनके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे। तो मतलब अब सैलाब आया है 34 साल बाद, तो आपको याद आया वही कह रहा हूं ना, ये आज मुस्तफिक मलिक साहब कल क्या कह रहे थे, शादी साहब के प्रोग्राम में ये कहते थे मुस्तफिक मलिक साहब कह रहे थे जिन्होंने कि हमें पहले से काम करने की जरूरत है। और यही वो लोग थे जो रूडा के ऊपर तनकीद करते थे, ये नहीं यही वो लोग थे जो रूडा के ऊपर पहले तनकीद करते थे जब खान साहब की हुकूमत थी, और अब अपनी हुकूमत आई है तो रूडा की तारीफें ये लोग करते हैं। खैर क्या कहें, बहुत सारे सवाल है यहाँ पर बात करने की, लेकिन ये वाली जो तावील दी गई है, जो बात की गई है ख़ास तौर पे कि हम इन सैलाबों से बच सकते हैं अगर हम डैम्स बनाएं, इसमें कितना वजन है, ज़रा इस नुक्ते के ऊपर वापस आते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है पहले हमने, उसके बाद जी हम बार बार मुसलसल ये बयान सुन रहे हैं हुक्मरानों की तरफ से कि अब डैम बनाएंगे ताकि सैलाबी सूरत हाल से बचा जा सके। इसमें कितनी हकीकत है, क्या वाकई डैम नागुज़ीर हैं या ये सिर्फ एक बहाना असल इशू से तवज्जो हटाने के लिए? ये सब कुछ ज़रा हम जान रहे हैं अपने तज्ज़ियाकारों से। भट्टी साहब आपकी क्या राय है, क्या समझते हैं ये कितना इस वक्त सीरियस है हुकूमत इससे मुतल्लिक, और क्या वाकई में हल यही है डैम्स? नहीं मैडम शेख, इसका हल ये नहीं है। अच्छा, कई बार कह चुका हूँ कि हमारे पास सब कुछ है, क्या नहीं है? सिंसियर क़यादत नहीं है और विजन नहीं है। कई बार कह चुका हूँ कि हमारे मसाइल तब तक हल नहीं होंगे जब तक मौजूदा क़यादत, मौजूदा लीडरशिप, मौजूदा हुक्मरानों से जान नहीं छूटेगी। जब तक ये रहेंगे ये मुल्क भिखारी रहेगा, अवाम बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम रहेंगे। लिख लें, जब तक ये रहेंगे बारिशें नहीं होंगी तो लोग मरेंगे, बारिशें होंगी तो लोग मरेंगे। सैलाब ज़्यादा आएगा तो लोग मरेंगे, सैलाब कम आएगा तो लोग मरेंगे। हमें खा गई है मैडम शेख इनकी बदनीति, मिसमैनेजमेंट, नाअहलियाँ, नालायकियाँ और लुटमार। मैडम शेख किसने डैम बनाने थे? किसने नदियाँ नाले, किसके होते हुए नदियाँ नाले बिक गए और उन पर घर बन गए? सीवरेज सिस्टम किसने बेहतर बनाना था? दरियाओं की ज़मीनों पर क्यों 5-6 हज़ार बस्तियां बस चुकी हैं? 1947 से लेकर अब तक मैडम शेख 29 सैलाब आ चुके हैं मुल्क में। आप डेटा निकाल के देखिए, हर सैलाब पिछले सैलाब से ज़्यादा तबाही मचाता है। 2010 के सैलाब से हमने क्या सीखा? 2022 के सैलाब से हमने क्या सीखा? क्या तैयारी की? और अब इस सैलाब के बाद हम क्या सीखेंगे? क्या कुदरती आफतों के नुकसान से बचा नहीं जा सकता? क्या कुदरती आफतों से लोगों को बचाया नहीं जा सकता? क्या बारिशों, सैलाबों, जल्जलों से निपटने की कोई हिकमत अमली नहीं बनाई जा सकती? क्या मौसमियाती तब्दीलियों को सामने रख कर जानी और माली नुकसान को कम से कम नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, लेकिन ना कोई हिकमत अमली है, ना कोई मनसूबाबंदी है, ना कोई विजन है, ना कोई सोच है। 5वीं मरतबा ये दोनों पार्टियां इक़्तिदार में, बर्बाद करके रख दिया इन दोनों पार्टियों ने मुल्क को और बर्बाद करके रख दिया इस आवाम को। मैडम शेख, लोग सैलाब में डूबे हुए थे, हुक्मरान छांगला गली में बैठक सजा कर बैठे थे। क्या करना था छांगला गली जाकर? सैलाब के बाद चले जाते।
क्या इतना ज़रूरी था छांगला गली में? कोई जापान की सैर करके आया है, कोई चीन जाने की तैयारियों में है, कोई हवाई जायजे ले रहा है, कोई जूम मीटिंग्स कर रहा है पक्का सा मुंह बनाकर, कोई सैलाबी इलाकों में कैमरे खुलवा कर शूटिंग्स कर रहा है। और अंदाज़ा करें कि पीडीएम का एक बड़ा कह रहा था सैलाब अचानक आ गया। क्यों बेवकूफ़ बनाते हो लोगों को? और गवर्नर साहब डैम का कह रहे थे, गवर्नर साहब इस्तीफा दे दें अपनी आपकी पार्टी ने डैम के सबसे बड़ी रुकावट थी। चिट्टा डैम पसंद नहीं तो काला डैम पसंद नहीं। आज कराची भी डूब गया और अब सिंध में भी दरवाज़ों के पास जाके खड़े हो जाइए। और ख्वाजा साहब का सुन लीजिए, एहसन इकबाल का तो शहजाद साहब ने सुनाया। ख्वाजा साहब क्या फरमा रहे थे? फरमा रहे थे करप्शन की हद हो गई, सियालकोट की सारी सड़कें बह गई। ख्वाजा साहब किसने चेक करनी थी ये सड़कें कि ये ठीक बनी है या गलत बनी है? किसने रोकनी थी ये करप्शन? और किसने? और ख्वाजा साहब कह रहे हैं जब भी कोई आफत आती है फौज ही आती है, सिविलियन इदारे कहाँ हैं? तो किसने बनाने थे ये सिविलियन इदारे? और 7वीं 8वीं बार तो आप एमएनए बने हुए हैं, क्या कर लिया आज सैलाब का? वो सियालकोट जिसने एयरपोर्ट बना दिया, जिसने एयरलाइन बना दी, वो इतना कुछ नहीं कर सकता था कि उनके घरों में पानी ना जाता? ख्वाजा साहब से मेरी दरखास्त है कि इस सैलाब को भी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ पर डाल दें कि इसके भी वो जिम्मेदार हैं। और इस हुकूमत को अब बस नहीं चल रहा शहबाज शरीफ साहब का, मरियम नवाज साहबा का, ख्वाजा साहब का, एहसन इकबाल का, कि वो कहते कि ये इमरान खान गया था उधर जाकर वो डैम खोल आया था मकबूजा कश्मीर में और ये हमारी तबाही हो गई थी। इनके होते हुए लिख लें मैडम शेख, कुछ नहीं होना। आज भी डूबेंगे हम, कल भी डूबेंगे, परसों भी डूबेंगे। इन्होंने कुछ नहीं करना सिवाय जो कुछ ये कर रहे हैं यही करेंगे। फिर यही हुक्मरान है ना, कितनों को निकालेंगे आप? हमने दूसरों को ट्राई करके भी देख लिया, उनके जमाने में भी यही प्रॉब्लम्स थी। तो फिर नई क़यादत मैडम शेख हमारी जिंदगियों में तो नहीं आएगी। नई क़यादत जब नीचे से आएगी, वो आज बल्दियाती सिस्टम होता तो कितना बेहतर होता, कितने वो सैलाब की मदद कर पाते। लेकिन छोड़िए, नई क़यादत आएगी हमारी जिंदगियों में, तो हमें तो ये दीमक की तरह खा गए हैं, मुल्क को भी और हमें भी। लिहाजा आगे देखते हैं, हम भी डूबे हुए हैं, ये भी डूबे हुए हैं, ये नको नक हम भी। मज़हर साहब से फिर जान लेते हैं उनके वो क्या हल तजवीज़ करते हैं। मज़हर साहब, ये जो बात कर रहे हैं डैम्स की, आपको इसमें सही सच्चाई लगती है, वजन लगता है या नहीं? पहली चीज़ ये कि हम स्टेट बनाने चले थे, हमने रियल एस्टेट बना दी और रियल एस्टेट स्टेट को खा गई। रियल एस्टेट जो है वही पॉलिटिक्स को डिटरमिन करती है। रियल एस्टेट जो है वही बयानिए को डिटरमिन करती है। आप पाकिस्तान की 40-45 साल की सियासत देख लें, उसमें आप रियल एस्टेट का इन्वॉल्वमेंट देख लें, पॉलिटिकल फंडिंग देख लें, मुख्तलिफ। भट्टी साहब की बातों से एग्री करते हुए सिर्फ ये कहना है कि पिछले 40-45 साल में 21 साल फौजी हुकूमत थी और तो डैम पर सिर्फ पॉलिटिक्स की गई, संजीदगी नहीं ली गई। संजीदा जो कोशिशें थी वो नहीं की गई। आप करते, डिस्कशन करते, चीज़ें आगे बढ़ाते और ये सब जिम्मेदार हैं। मैं ये बिल्कुल बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। होता ये है कि हम रिएक्ट करते हैं, हम कभी एक्ट नहीं करते। इंतज़ार करते हैं तबाही का, उसके बाद बहस करते हैं, उसके बाद कमेटी बनती है, उसके बाद कमीशन बनता है और जो प्रोजेक्ट 5 साल में बनना होता है वो प्रोजेक्ट 20 साल में भी नहीं बनता। ये हमारी तबाही का जिम्मेदार है। आप ये सारा कह दिया ना कि गैर कानूनी जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, ले कार्रवाई करें उनके ख़िलाफ़। जिन्होंने NOC दिए थे उन सबको मुअत्तल करें गिरफ्तार, उन सबको ज़िम्मेदार करार दें इन सारी चीज़ों का। करेगा कौन? चीज़ ये है कि दोनों ही तरफ जो है सूरत हाल ख़राब है। इसीलिए मैंने कहा कि हमारा जो माइंडसेट इस वक्त बन गया है, जिसकी शहजाद ने भी निशानदेही की थी, माइंडसेट ये बन गया है कि हम सिर्फ इनकॉम्पिटेंस, मैसिव करप्शन, और मैं मैसिव करप्शन इस वजह से कह रहा हूं कि जो भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसकी कॉस्ट जब वो बनने के करीब होते हैं उसकी कॉस्ट 400 जो है वो % ज़्यादा हो जाती है। इसका किसी को जिम्मेदारी करार नहीं दी जाती। किसी को जो जिम्मेदार करार देने वाले लोग हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उस पर पॉलिटिक्स करते हैं, उसकी बुनियाद पे पॉलिटिक्स करते हैं। यहाँ उसने आपकी हिमायत की, हामी भरा, वहाँ उसके केसेस फाइल हो गए। तो हमारी अप्रोच ही नहीं है जो प्रोग्रेस की अप्रोच होती है, जो तरक्की की अप्रोच होती है कि भाई हाँ पानी को रिस्टोर करना है, उसके तरीक़ेकार को तय करना है, किस तरीके। अब गवर्नर साहब, ये आज ही का दिन मिला था उनको ये बात करने का, और ये आज ही का दिन मिला था। पहले तो जाके ये लोग जाएं, उन लोगों के दरमियान तो बैठे हैं। एक ज़माने में हमने देखा था ना, वो बड़े बड़े बूट पहने चीफ मिनिस्टर पानी में उतर जाते थे,
वो क्यों नहीं उतरे? क्यों नहीं जाके उन लोगों के दरमियान? हम भी इस पॉलिटिकल बहस में पड़ गए। तकलीफ तो देखें किस तकलीफ से लोग गुजर रहे हैं। हम सिर्फ ये कि भाई पहले उनकी दादरसी करें, पहले उनको जो है महफूज मकामात पे पहुंचाएं। अब जो चीज़ें आने वाली हैं, अभी जैसे शोरो साहब भी कह रहे थे, इतने सालों बाद आप क्यों नहीं अपने आप को एक कहते कि नहीं हमारा सूबा महफूज है, हम इस तबाही का हमने वो किया हुआ, इदराक किया हुआ है। मैंने अभी आपको बताया कि मैं दोपहर को सी व्यू गया तो सी तो नज़र ही नहीं आ रहा था, सिर्फ व्यू नज़र आ रहा था। वो इतना दूर समंदर को फेंक डाला, इतना गंदा है समंदर के ऊपर, जो इतना गंदा फुजला पड़ा है। पार्क और हाई राइज बनाई जा रही हैं। ये मैंने कहा ना कि ये रियल एस्टेट जो है इस मुल्क को खा गई सर। इतनी खौफनाक सूरत हाल है। ड्रेनेज इसकी वजह से ब्लॉक होता है, सड़कें इसकी वजह से ब्लॉक होती हैं, और फिर ये VIP प्रोटोकॉल। तो ये सारी चीजें जब मजमूई तौर पे आप देखें तो पिछले 50-60 साल में आपके यहाँ कोई ऐसी विजनरी गवर्नमेंट आई नहीं, कोई विजनरी लीडरशिप आई नहीं, कोई ऐसा स्टेट्समैन आया ही नहीं आपके यहाँ। आप वफाकी दारुल हुकूमत को देख लेना। एक चीज है, जिस बेल्ट पर अलीना, जिस बेल्ट पे इस वक्त आपका वफाकी दारुल हुकूमत बना हुआ है, उस बेल्ट के बारे में कहा था कि यहां नहीं बनाएं, ये अर्थ को एक जोन है, डेंजरस जोन है, बना डाला आपने। उसके बाद सर वैसे माजरत के साथ बहुत सारे दुनिया में ऐसी जगह हैं जो अर्थक्वेक जोन्स भी हैं, जहां पर शिफ्ट प्लेट्स हैं टेक्टोनिक, उसके ऊपर पूरे पूरे मुल्क बने आबाद है, वहां पर प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं। वहां पर यही मामला है ना, वहां पर एक प्लानिंग होती है, वहां पर पूरा सिस्टम होता है जिसके तहत डेवलप किए जाती हैं चीज़ें। हमारे यहाँ तो है ही नहीं। तो सिर्फ रेस्क्यू एंड रिलीफ नहीं, ये जो प्लानिंग है ये बल्कि ज़्यादा अहम है। इसी के ऊपर हमने मज़ीद बात करनी है, लेकिन एक छोटी सी पहले ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। पंजाब में सख्त शदीद सैलाबी सूरत हाल और सिंध की तरफ इसके बढ़ने का इम्कान और अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। हुकूमती शख्सियात मुसिर हैं, ये इसरार कर रही हैं कि मामले का हल है डैम्स बनाना। इसी के ऊपर तज्जिया तबसरा हम कर रहे हैं। अच्छा महमल, आप कुछ ब्रेक से पहले पॉइंट ऐड भी करना चाह रही थी, वो भी कर दीजिएगा। बट मेरा हाउस के लिए ओपन सवाल, और ख़ासकर आपके लिए, क्योंकि आप ये समझती हैं कि कहीं ना कहीं ये हुकूमती बयान में वज़न है कि डैम्स बनाएंगे तो मामला हल होगा। डैम्स तो इंडिया के पास भी हैं, तो वहाँ पर भी हम इतनी तबाही देख रहे हैं, वहाँ पर भी हमने देखा कि सैलाब ने क्या तबाही मचाई हुई है, वहाँ पर क्यों नहीं रुक सका इससे? अलीना नहीं, दो चीज़ें। पहली चीज़ तो ये है कि मैं ये इसके ऊपर मैं कह रही हूँ डिबेट होनी चाहिए, एक ओपन डिबेट होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि हुकूमती चीज़ में वजन है। मैं तो वो गवर्नर साहब को कह रही कि उन्होंने एक वफाक का मौक़िफ़ बयान कर दिया, जो एक छोटे सूबों का हमने देखा है ओवरऑल, वो मौक़िफ़ फ़र्क है। और इसके अंदर अलीना मैं ये भी एक बात कहूँगी जो डैम्स जो मैं ब्रेक से पहले कहना चाहती हूँ, ये कि देखिए हम हर दफ़ा जब भी डैम्स की बात आती है हम काला बाग को लेके आ जाते हैं। देखिए काला बाग एक कंट्रोवर्शियल या कंटेंशियस इशू था, उसको आप भूल जाएं। ये आपने मुशर्रफ के ज़माने में भी देखा होगा कि बिल्कुल एंड पे उन्होंने कहा मैं काला बाग बनाऊंगा, उसको पूरा एक काला बाग की आप बात करिए, अभी नहरों का इशू था, ये सिर्फ काला बाग या वो तो माजी की बात हो गई ना। अभी नहरों के ऊपर कितना इख्तलाफ, जब भी हम इस तरह की कोई जी मैं यही कह रही हूँ कि देखिए काला बाग से एक तो आगे मूव ऑन करें, दूसरा पानी के इशू के ऊपर यह बात आप किसी मैंने इसीलिए कहा कि डैम्स हो, पानी का इशू हो, उसके ऊपर छोटे सूबों को खासतौर पर सिंध को है मसला, एक अपर राइपेरियन लोअर राइपेरियन का एक मिसट्रस्ट है। तो आप पूरा साल होता है आपके पास, ये तो आती है कैलामिटी जिस टाइम भी, आप उस साल के अंदर बैठ कर ये चीज़ डिस्कस क्यों नहीं करते? आप इसके ऊपर एक कंसेंसस बनाएं, आप फीजिबिलिटी बनाएं। अगर हो सकता है, अगर वाकई ही कोई मसाइल है, कोई चीज़ें डिस्ट्रॉय होती है तो फिर नहीं बन सकती चीजें, फिर तो वैसे ही आपके मुल्क के लिए ठीक नहीं ना। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज अलीना जो मैं दोबारा कहूंगी कि यहाँ पर हमारे कोई भी रूल है, ये रियल एस्टेट की बात बिल्कुल मैं साहब जो है ना वो ठीक है। देखिए ये एस्टैब्लिशमेंट यानी कि आपके डायरेक्ट मिलिट्री डिक्टेटर्स हो या आपकी सिविलियन गवर्नमेंट्स हो, रियल एस्टेट को सारों की पुष्ट बनाई हासिल है। रियल एस्टेट टाइकून्स हो, तो ये वाली चीजें हमें इसके ऊपर जो है ना बैठकर सोचना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। भट्टी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, भट्टी साहब प्लीज मुख्तसर रखिएगा। जी मैडम शेख, मैं कहता हूं कि छोड़ दें काला को, चिट्टे को, नीले को, पीले को, डैम तो बनाएं। और ये जो मूनसून नहीं है, ये मौसमियाती धड़न तख्ता है। पहले हम पानी के घरों में घुसे, फिर पानी हमारे घरों में घुसा। पहले हमने नेचर से छेड़छाड़ की, अब नेचर हमसे छेड़छाड़ कर रही है।
तो पानी का बहाव किसने दुरुस्त रखना है, दरख्त किसने लगाने हैं, दरियाओं की ज़मीनों पर बस्तियां किसने हटवानी हैं, सीवरेज सिस्टम किसने बेहतर करना है, अपना पेशगी अलर्ट सिस्टम किसने बनाना है, रेस्क्यू रिलीफ किसने बेहतर करना है। लेकिन इन्होंने नहीं करना, इन्होंने बिल्कुल भी नहीं करना, ना इनकी तरजीह है। आप इनके बयानात सुन लें, आज इस बयान में कोई एक अकल की बात हो तो मुझे बता दीजिएगा। चिट्टा, काला, नीला, पीला, इसी में कौम उलझी हुई है। इन्होंने नहीं करना के ऊपर ना एक मुख्तलिफ डिबेट है, फिर किसने करना है, मेरा सवाल तो वो आगे ये आता है। किसी ने भी नहीं करना, इन्होंने ये सब ऐसे ही है, ऐसे ही चलेगा, बेफिक्र हो जाए, किसी ने कुछ नहीं करना। इसके अंदर मसला ये है कि ऑल पावरफुल मुशर्रफ भी नहीं कोई चीज कर सकता था कंसेंसस बिल्डिंग। मसला ये होता है ये कह देना कि खाली पुलिस, यही मैं बात करी कि जब आपने एक बात ही इस तरीके से स्टार्ट करने की सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल कि ये चीज ताकत के जोर पे हम करेंगे, यानी इवन कनाल्स के ऊपर भी जो एक पूरी बात यही हुई थी। असल में एक इन्फॉर्म्ड डिबेट की जरूरत है जो सियासी जमातों को भी आपस में करनी होगी, जो क्लाइमेट एक्सपर्ट्स को साथ मैं एक और बात पूछना चाहती हूँ। शहजादा भी हवाला दे रहे थे कि उनके प्रोग्राम में उनकी इन्वायरमेंटलिस्ट से भी बात हुई, कुछ एक्सपर्ट से भी बात हुई। शहजाद, हम इस वक्त जो सैलाबी पानी देख रहे हैं, एक तो उसका बहाव और मिकदार जितनी ज़्यादा है, दूसरा हमने अभी जीबी में देखा कि जो सैलाब आ रहा है वो पानी तो है नहीं, उसमें गारा भी आ रहा है, उसमें पत्थर आ रहे हैं इतने ज़्यादा। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में इन्वायरमेंटलिस्ट भी ये कहते हैं कि हम डैम बना लें पानी को इकट्ठा करने के लिए, सैलाब को कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा अलीना, एक तो ये कि जो डैम नहीं बन सकता, चले उस पर तो बहस है, कंट्रोवर्शियल इशू है। भाषा डैम मेरे ख्याल से 1998 में उसका जो है आगाज किया गया था, आज भी तैयार नहीं है। मोमन डैम के हवाले से मेरे ख्याल से दहाइयां हो गई हैं, हमने उसका जिक्र किया, अभी तक वो भी हम तैयार नहीं कर सके क्योंकि हम फंड ही नहीं रखते होते हैं, एलोकेट करते ही नहीं है फंड। तो जो नॉन कंट्रोवर्शियल डैम्स है वो तो बन जाने चाहिए थे। बाकी जहां तक गवर्नर साहब ने बात की, आज गवर्नर साहब खुद ही बता देना कि कौन सा डैम कहां बनेगा, क्योंकि उनकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की सिंध में है। उनके बड़े रिजर्वेशन होते हैं कि वो डाउन स्ट्रीम है, लोअर राइपेरियन एरियाज हैं, तो कोई डैम बन गया या कनाल बन गया उनका पानी रुक जाएगा, तो वो खुद ही बता दे, पिन पॉइंट कर दे कि कौन से डैम कहां पे बनने चाहिए, तो हम ज्यादा उस पर सेरा से गुफ्तगू कर लें। बाकी सिर्फ डैम का मसला नहीं है। मैंने अभी जो प्रोग्राम किया उसमें मतलब ये चीज आया है कि कोई हमारे पास इंटीग्रेटेड पॉलिसी नहीं है क्लाइमेट से निपटने के लिए, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। हर कोई आइसोलेशन में काम कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वहां पे आपने देखा क्लाउड बर्स्ट हुआ, उनके पहाड़ों से तेजी से पानी नीचे आता है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो मसला होता है, जैसे गिलगित में हमने देखा लैंडस्लाइडिंग होती है। उसके लिए क्या आपने वाटरशेड्स बनाए हुए हैं? वाटरशेड है तो क्या वहां पे ऐसा तो नहीं है कि उनकी कैपेसिटी भी कम हो गई है जिस वजह से जो है वो पानी नहीं ले पा रहे? वहां डिफॉरेस्टेशन का अलग इशू है। कराची में आपने देखा, जो कि आपका सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है, वहां पे हमारा मेयर कहता है कि 40 मिलीमीटर से ज्यादा तो ड्रेन सिस्टम ही नहीं हमारा, और ड्रेन हम मजीद एक्सपैंड कर नहीं सकते क्योंकि कहीं पे जो है कोई बैंक बना हुआ है, कहीं पे कोई और बिल्डिंग बनी हुई है, तो हम शहर तो नहीं खोद सकते। यानी वहां पे आपको डिफरेंट सोल्यूशन चाहिए। आपका जो नहरी सैलाब है जो कि पंजाब के कई अजला से गुजरता हुआ सिंध में जाता है, वहां पे अलग इशूज है। रिवर बैंक के पास आपने आबादी क्रिएट कर दी है, कच्चे के इलाके में लोग रह रहे हैं जिनको बार बार आपको इवैक्यूएट करना पड़ता है, उनके जो जानवर हैं वो उनके मसाइल होता है। सो देयर इज नो कलेक्टिव अप्रोच। हर सूबा, हर महकमा, हर हुकूमत अपने तौर पे फायर फाइटिंग कर रही है कि बस रेस्क्यू और रिलीफ। हमारे हुक्मरान कहते हैं कि क्रेडिट हमें ये दो कि हम कश्ती में बैठ के लोगों को रेस्क्यू कर लिया, उनको खाने पीने के लिए हमने कुछ 2 वक्त की रोटी फराम कर दी, कुछ साल बाद उनको रिहैबिलिटेशन करके हम क्यों नहीं जा रहे, प्रिवेंशन की तरफ हम क्यों नहीं तवज्जो दे रहे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मैंने ये कहा, देखिए ना यार, 60 साल बाद इंडस वाटर ट्रीटी के बाद अगर मिनिस्टर बैठ के कहते हैं कि हमें अपने बंद को मजबूत करना चाहिए, ये पाकिस्तान स्टडीज की क्लास में 9वीं जमात का बच्चा आपको अपनी नॉलेज को मजबूत करना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा शहजाद, वक्त बड़ा कम रह गया, मदर साहब की फाइनल थॉट्स में जरा शामिल करूं। मदर साहब, ये एक जो कंसोलिडेटेड इसके लिए एफर्ट, कंसेंसस चाहिए इस मामले के ऊपर, वो क्यों नहीं है आपके ख्याल में? नहरों के मसले की भी यहाँ पर बात कर रहे थे, सिंध पंजाब, फिर इसके ऊपर अलग अलग हो जाता है, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। देखिए, हर चीज आपके पास मौजूद है, हर नक्शा आपके पास मौजूद है, हर प्लान आपके पास मौजूद है, आप उठा लें। आप इसी शहर की बात कर लें, कराची मास्टर प्लान मौजूद था ना, उस मास्टर सारे सूबे, मैं यही सारे सूबों की बात कर रहा हूँ। हर सूबे का मसला कहाँ है? हर मसला कमीशन और करप्शन, सीधी सी बात है। अच्छा, हर प्रोजेक्ट में कमीशन और करप्शन, इसकी वजह से आपको पता है पूरा शारा फैसल जो है
एक ऐसी बेल्ट है शाहराह फैसल पे जो बिल्कुल उसकी पाइपलाइन के ऊपर पूरी बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, और किसी वक्त भी अगर वो बस्ट हो गई, ठीक है, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ना कि आपने इतनी तबाही कर दी है। बेसिकली चीजें थी, अगर आप सोल्यूशन कहें, डेलीगेट देखें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट, इनका लीस्ट वो होना चाहिए, डेलीगेट करें पावर्स, ग्रास रूट लेवल पे पावर्स डेलीगेट करें, तहसील की सतह पे पावर डेलीगेट करें, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, एक लॉन्ग प्रोसेस है। सर, और ये जो भी बड़े करें, प्रोजेक्ट्स लेकिन इस वक्त मसला क्या है? इस वक्त मसला ये है कि पहले कोई प्लान तो हो। ये जो सर, प्लान मौजूद है, प्लान मौजूद है इन सबके पास। अच्छा। इन सबके पास प्लान भी मौजूद हैं, मैप भी मौजूद हैं। आखिर अभी शहजाद जिन डैम की बात कर रहे थे, इसकी तो डिजाइन मौजूद है ना। डिले क्यों है जी? डिले इसलिए कि 2 नंबर ही है। ओके, जब तक 2 नंबरी रहेगी, कभी भी आपको 1 नंबर प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। ये किसी 1 या 2 या 3 का मामला नहीं है। आप पूरी तारीख उठा के देख लें अपनी। यही बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि हम एक डायरेक्शनलेस नेशन है, डायरेक्शनलेस स्टेट है, और जिसको रियल एस्टेट चला रही है। ओके, लेकिन मसला ये है कि हम बार बार बात करते हैं, हमारे सर के ऊपर जो इस वक्त मुसीबत आके खड़ी हुई है और जिससे हम निमट रहे हैं, उसके लिए सब बयान तो दे रहे हैं, लेकिन क्या ये जो इकाई के सब बयानात दे रहे हैं उसकी अमली तौर पर हमें कोई शक्ल नज़र आ रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई कंसोलिडेटेड एफर्ट, क्या प्लान है और इस सब को रोकने के लिए क्या प्लानिंग की गई है, इससे मुतल्लिक बिल्कुल कोई हमें ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं इशारा दे रहे कि कोई विजन, कोई प्लान है हमारे हुक्मरानों के पास। हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं इस वक्त कि एक वेकअप कॉल होगी तमाम तर जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं उनके लिए। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।